नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको कुसुम कैसी ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन में। आज की जो कहानी है ना, वो थोड़ी दर्द भरी है, थोड़ी ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसकी नाम है सेन चाओ। वो दुनिया की सबसे बड़ी परफ्यूमर होती है, लेकिन आज वो एक सस्ती सी बार में काम कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो नाइन मास्टर यानी हैंग वांग के करीब आना चाहती है। दोस्तों, ही वांग कोई मामूली आदमी नहीं होते हैं। वो पूरी शहर में उनका ख्वाब बहुत ज़्यादा होते हैं। सेन खुद को उसके हवाले कर देती है और उसकी कैनरी यानी एक पिंजरे में कैद चिड़िया बन जाती है। सबको लगते हैं कि सेन सिर्फ उसके पैसे के लिए ही वांग के साथ रहते हैं, उसके आगे पीछे घूमती फिरती है, पर असलियत तो कुछ और ही होते हैं। सेन की जो बहन होती है सुयान, उसने ना अमीर लोगों के लिए bully के लिए तंग आके ना अपना जान दे देती है। और तब से ही ना यहाँ पर कहानी शुरू होती है रिवेंज की, कि अब सेन अब उन सबसे बदला लेना चाहती है जो लोग अमीर होते हैं। उनकी बहन की जो जान चली गई थी, उसके लिए वो रिवेंज लेना चाहती है। शुरुआत में ही वांग बहुत ही सख्त होते हैं। वो सियन को एक नेकलेस गिफ्ट करते हैं और उस पे ना जीपीएस ट्रैकर भी तक लगा देते हैं, ताकि वो देख पाए, हर वक्त नज़र रख सके कि क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है। क्या सेन इन पिंजरे से निकल पाएगी या वो इस अमीरजादे शहजादे की इश्क में कैद हो जाएगी? चलिए आइए देखते हैं। अब दोस्तों, कहानी का वो हिस्सा शुरू होते हैं जहां असली ड्रामा शुरू होते हैं। अभी तक नी यांग, जो ही वांग के बचपन की दोस्त थी, उनको लगने लगते हैं कि सेन चाओ सिर्फ एक कैनरी है, यानी एक खिलौना जैसे ही वांग ने घर में सजा कर रखी हुई है। नी यांग पार्टी में सबके सामने सेन की बेइज्जती कर देती है और उनको कहती है तुम ऑर्फनेज हो, और बोलती है कि तुम्हारी जगह तो ही वांग के बिस्तर तक ही है। पर दोस्तों, सेन कोई मामूली लड़की नहीं होती है, वो एक टॉप परफ्यूमर होती है और उनका दिमाग नी यांग से 100 कदम आगे चलते हैं। सिन ने एक ऐसा प्लान बनाई कि पूरी शहर देखते रह गई। उसने नी यांग के ईयररिंग में एक खास तरह की हेलुकेशन परफ्यूम यानी बेहोश और सच उगलने वाली इत्र मिला दिए थे। जब नी यांग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ती है और बड़ी बड़ी बातें बताती है अपने लिए, तब भी उस परफ्यूम का असर हो जाते हैं और वो सबके सामने अजीबोगरीब हरकतें करने लग जाती है। उसका असली चेहरा आ जाते हैं, उसका ड्रग एडिक्शन और उसकी बदतमीज़ लाइव कैमरा पर आ गई होती है। और दोस्तों, एक ही झटके में सिंह ने नी यांग का कैरियर मिट्टी में मिला दिए होते हैं वहाँ पर। लेकिन दोस्तों, असली ट्विस्ट तो अब आते हैं। ही वांग, जो जिंगयांग के नाइन मास्टर होते हैं, वो सेन के लिए इतना पागल हो चुका होता है कि उसका प्यार में अब वो डार्क इमोशन बन जाते हैं और उसे डर लगने लगते हैं कि सेन उसे छोड़कर कहीं और किसी के पास चली ना जाए। इसीलिए वो क्या करता है, वो सेन के हर नेकलेस, हर कपड़े में एक माइक्रो जीपीएस ट्रैकर लगा देते हैं। वो ऑफिस में बैठकर अपने फ़ोन पर देखते रहता है कि सेन कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, किससे मिल रही है, सब कुछ। एक दिन सिन को ये बात पता चल जाती है कि जब वो अपना नेकलेस साफ कर रही होती है, तभी उसके दिल ना बहुत ज़ोर से टूट जाते हैं और उसे लगते हैं कि ही वांग उसे प्यार नहीं करते हैं, बल्कि उसके अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। दोनों के बीच एक भयंकर झगड़ा भी हो जाते हैं। सिन गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारा कोई पेट डॉग नहीं हूँ, और वो अपना सारे सामान लेकर बिना किसी को बताए बेइजिंग से चली जाती है। अब दोस्तों, ही वांग का पागलपन देखिए। जैसे ही सिंगवान उसे छोड़ देते हैं, ही वांग की दुनिया उलट पुलट जाते हैं। वो सोता भी नहीं है, खाना भी खाना छोड़ देते हैं और जो भी उसके सामने आते हैं उसे निकाल देते हैं। वो पूरे जिंगयांग शहर को सर पे उठा लेते हैं, एकदम पूरा। वो शराब के नशे में एकदम धुत होकर सेन के नाम चिल्लाते रहते हैं। उसका असिस्टेंट डरता है उसके पास जाने से। ही वांग को पहले बार एहसास होते हैं कि जिसे वो कैनरी समझ रहा था, वही उसकी सांस बन चुका होते हैं।
और वो हैचिंग के लिए निकल जाते हैं एकदम देवदास बनकर, सिर्फ अपनी सेन को वापस पाने के लिए। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों कि जब एक सीधी सादी सी लड़की और एक ज़िद्दी इंसान के लिए तड़पते हैं तब वो नज़ारा कितना खतरनाक होता है। दोस्तों अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां आपका दिल बैठ जाएंगे सुन के। ही वांग सेन को ढूंढते ढूंढते हैचिंग पहुंच तो जाते हैं, पर वहां उसे जो सच पता चलते हैं वो उसे अंदर तक हिला देते हैं। उसे लगता था कि सेन सिर्फ उसे नाराज़ होके उनसे दूर चली गई थी, पर असलियत में सेन की एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी होती है और वो उस बीमारी से लड़ रही होती है, और उस बीमारी का नाम होते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। और उसके बाद ही वांग को पता चलता है कि सेन ने हैचिंग में एक साइकोलॉजिस्ट से मिलना शुरू कर दिया है। वो लड़की जो बाहर से इतनी सख्त और अलूफ दिखती थी वो अंदर से एक कांच की तरह टूट चुकी होती है। उसे डिप्रेशन के ऐसे दौरे पड़ते हैं कि वो घंटों तक अकेली ही अंधेरे कमरे में बैठी रहती है, सारा दिन सारा रात। वो भी ही वांग जब उसे पहली बार हैचिंग में देखते हैं तो वो पहले वाला नाइन्थ मास्टर नहीं रहता है। उसके सारे घमंड चूर चूर हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि उसकी कैनरी अब उड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, कहीं भागने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी की ही ख़त्म करने की चाहती है। एक रात दोस्तों मौसम बहुत ख़राब है और सेन नदी के किनारे अकेली खड़ी रही होती है। वो पानी की लहरों को देख रही होती है और सोचती है कि अगर वो इसमें कूद जाए तो सारे दर्द ख़त्म हो जाएंगे। वो अपनी बहन सुआन को याद करती है और कहती है, बहन मैं थक गई हूँ अब रिवेंज लेते लेते, अब मुझे अपने पास बुला लो। तभी पीछे से हिवांग आते हैं और उसे जोर से पकड़ लेते हैं और उनके आँखों में आंसू होते हैं। वो वैसे इंसान नहीं रहते हैं जो पहले हुक्म देते थे, अब वो गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं, सेन अगर तुम मुझसे नफ़रत करने लगी हो तो मुझे मार लो, मुझे पीट लो, पर खुद को ख़त्म मत करो। मैं ये नहीं दे सकता हूँ इस लाइफ में। यहाँ पर दोस्तों हमें एक बहुत ही इमोशनल फ्लैशबैक दिखते हैं। सेन उसे बताते हैं कि क्यों वो किसी पर भरोसा नहीं कर पाती है, और वो ये भी बताती है कैसे उसके असली मम्मी पापा ने उसे एक बोझ समझकर ऑर्फनेज में छोड़ दिए होते हैं, जबकि उसके पास पैसा और सुविधा सब कुछ रहते हैं। उन्होंने अपनी बेटी को भगवान की तोहफे नाम कर दिए थे, अपने ही बेटी को, पर सेन को जंगल की घास की तरफ फेंक दिए थे। ये सुनकर हिवांग के दिल बैठ जाते हैं। वो उसे सीने से लगाकर कहते हैं, दुनिया के लिए तुम घास हो सकती हो पर मेरे लिए तुम स्प्रिंग माउंटेन हो, वो जो सुकून जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा था इस लाइफ में। लेकिन दोस्तों सेन अब भी डरती है। वो कहती है, नाइन मास्टर मैं बीमार हूँ, मेरी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी है बहुत ज़्यादा, मैं तुम्हें सिर्फ दुखी दे सकती हूँ। पर हिवांग अब थक चुका था और वो उसकी सारी पुरानी दवाइयों को फेंक देते हैं और कहते हैं, तुम्हारी दवा अब से मैं हूँ। वो वहाँ हैचिंग में ही रुक जाता है और एक मामूली इंसान की तरह रहने लगते हैं। वो जो कभी किचन में गया ही नहीं था जो इंसान, वो अब सेन के लिए सूप बनाते हैं, उसके पैरों की मालिश करते हैं ताकि उसे नींद आ जाए और उसे ढेर सारा केयरिंग करते हैं। दोस्तों ये पार्ट दिखाते हैं कि कैसे एक ओबिसियन लवर एक केयर गिवर बन जाते हैं। हिवांग को रियलाइज़ होता है कि उनसे पहले जो जीपीएस ट्रैकर लगाया गया था वो प्यार नहीं था, वो डर था, उसे खोने का डर, और अब वो उस डर को मिटाकर सिर्फ सेन का सहारा बनना चाहते हैं पूरा लाइफ टाइम भर। पर क्या सेन की बीमारी उनका प्यार को पाने देगी या फिर अमीरी और गरीबी की ये दीवार उन्हें फिर से अलग कर देगी? ये देखना तो बहुत ही दिलचस्प होगा आगे। इसके बाद ही दोस्तों एक बहुत ही प्यारा और शरारत भरा सीन है। यहाँ पर हिवांग सेन के घर के बाहर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाहते हो तो मत बनाओ, मुझे अपना लवर बना लो, ये चाहो तो अपना नौकर भी बना सकते हो मुझे। वो कहने लगते हैं, अब से मैं वही करूँगा जो तुम कहोगी, तुम कहो तो मैं खाना भी बना सकता हूँ, तुम्हारा कपड़े भी धो सकता हूँ और तुम्हारा ऑफिस से लेने भी जा सकता हूँ। सेन उसे मना करने की कोशिश करती है बहुत ज़्यादा, पर हिवांग मानने वाला थोड़े ही था।
ही वांग उसके घर में घुस जाते हैं ज़बरदस्ती करके, और वो किचन में जितना भी काम रहता है वो पहली बार अपना ज़िंदगी में बर्तन धोने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये वही नाइट मास्टर होते हैं जिसका एक इशारों पर हज़ारों लोग काम करते हैं, पर आज वो सियान की मुस्कुराहट देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। वो सैन से कहते हैं, पहले तुम मेरी कैनरी थी जिसे मैं पिंजरे में रखता था, पर अब मैं तुम्हारा पेट डॉग बनने को तैयार हूँ, बस मुझे अपने पास रख लो। लेकिन दोस्तों, ड्रामा तब बदलते हैं जब हीवांग की माँ और उसका ग्रैंडफादर हैचिंग पहुँच जाते हैं। उन्हें लगता है कि सैन ने उनके बेटे पर कोई काला जादू कर दिया है। हीवांग का ग्रैंडफादर उसे बहुत मारते हैं, उसे चोट आ जाते हैं, लेकिन हीवांग एक शब्द भी नहीं बोलते। वो सिर्फ इतना कहते हैं, आप मुझे मार सकते हैं पर मैं सैन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सैन ये सब कुछ चुपचाप देख रही होती है और उसके पत्थर जैसे दिल धीरे धीरे पिघलने लगते हैं उनके ऊपर। इसी बीच दोस्तों, एक बहुत ही रोमांटिक सीन आते हैं जब हीवांग पूरी विक्टोरिया हार्बर हांगकांग में ड्रोन से एक बहुत बड़ा लाइट शो करवाते हैं। पूरे आसमान में सैन के नाम पर चमक रहे होते हैं। हीवांग फ़ोन करके कहते हैं, मैंने जीपीएस ट्रैकर हटा दिए हैं, अब मैं तुम पर नज़र नहीं रखूँगा, बस तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। ये देखकर सैन की आंखों में ना आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास हो जाते हैं कि हीवांग सिर्फ उसके जिस्म से नहीं, उसकी रूह से प्यार करने लगते हैं। लेकिन कहानी इतनी आसान नहीं होती है। सैन की बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर फिर से उसे डराने लगते हैं। वो ही हीवांग को एक आखिरी खत लिखती है जिसमें वो अपनी सारी परफ्यूम कलेक्शन और बैंक बैलेंस अपने दोस्तों के नाम पर कर देते हैं। वो लिखती है, हीवांग, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं थक गई हूँ अब। दोस्तों, ये सीन देखकर आपके आंखों से ना आंसू आ जाएंगे। हीवांग को वो खत मिलते हैं और वो पागल हो जाते हैं। वो बारिश में सड़कों पर नदी के किनारे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उसी डर की कहानी, वो हमेशा के लिए अपने स्प्रिंग माउंटेन को खो ना दे। उसको फिर डर लगने लग जाते हैं कहीं वो हमेशा के लिए अपना स्प्रिंग माउंटेन को खो ना दे, अपना पूरा लाइफ टाइम के लिए। क्या हीवांग सही वक्त पर पहुंच पाएंगे या इनका अधूरा इश्क कहीं भी पूरा होगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, उसके बाद दिखाते हैं बारिश इतनी तेज होते हैं कि कुछ साफ दिखाई नहीं देते हैं, पर हीवांग हैचिंग के सड़कों पर पागलों की तरह दौड़ रहे होते हैं। उसकी महंगे जूते कीचड़ में सन चुके होते हैं। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर बारिश उन्हें छुपा रहे हैं और हर जगह से जा रहे थे जहाँ पर सैन जा सकती थी। वो बार बार उसके फ़ोन पर कॉल करते हैं, पर वही पुरानी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ आती है, द नंबर यू हैव डायलेड इज़ करेंटली स्विच ऑफ। हीवांग चिल्लाकर अपना फ़ोन दीवार पर मार देते हैं। उसे पहली बार महसूस होते हैं कि मौत का डर क्या होते हैं और कैसे होते हैं। फिर वो सोचता है, क्या मेरी जीत ने मेरी कैनरी की जान ले ली? क्या मेरे वजह से ही उसका ज़िंदगी ख़राब हो गया? मैं क्या इतना ही ख़राब हूँ? मेरे वजह से ही शायद वो हर्ट हो चुकी है अपना लाइफ में। फिर दोस्तों, तब भी हीवांग को नदी के किनारे एक पुलिस की गाड़ी लोगों के एक बड़ा झुंड दिखाई देते हैं। लोग आसपास में बात कर रहे थे कि ये लड़की ने नदी में कूदकर अपना जान दे दी है। हीवांग ये सुन के उसका पैरों के तले ज़मीन निकल जाते हैं। वो भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई एक लाश पड़ी रहते हैं। पुलिस वाले कहते हैं कि लाश का काले कपड़े पहने हुए हैं। हीवांग का दिल एक पल के लिए धड़कन बंद कर देते हैं और दोस्तों, वो कांपते हाथों से उसी कपड़े को हटाते हैं, पर शुक्र है कि वो सैन नहीं होती है। हीवांग वही मिट्टी में गिर जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। वो इतना टूट चुका होता है, उसे परवाह नहीं होता है कि दुनिया उसे देख रहे हैं, उसके लिए क्या सोच रहे हैं या कौन क्या कहेंगे। वो चीखकर कहते हैं, सैन, तुम मुझे ऐसे सज़ा क्यों दे रही हो और ऐसे सज़ा तुम क्यों दे सकती हो? वापस आ जाओ मेरे पास। ये सीन देखकर दोस्तों, किसी का भी ना दिल एकदम टूट जाएंगे, आँख से आंसू आ जाएंगे। इतना भयंकर सीन था। पर दोस्तों,
वहीं पर एक कहानी में ट्विस्ट आ जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है हीवांग नदी के किनारे मिट्टी में ही गिरा हुआ रो रहे होते हैं। उसके लिए दुनिया ख़त्म हो चुके होते हैं वहाँ पर ही। उसने सोचा था कि उसके जीतने से इनको मौत के मुंह में ढकेल दिया है, लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूरी थी। जैसे ही हीवांग अपनी रोती हुई आंखों को ऊपर उठाते हैं, उसे थोड़ी दूर एक पुरानी लकड़ी की बेंच दिखती है। वहाँ एक लड़की बैठी होती है, बारिश के ठंडे पानी में पूरी भीगी हुई। उसके काले बाल उसके चेहरे पर छिपे हुए होते हैं। वो सेन होते हैं। दोस्तों हीवांग को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होते हैं। उसे लगता है शायद ये कोई सपना है, या शायद उसका दिमाग उसे धोखा दे रहे हैं और उनको हेल्यूकेशन हो रही है। वो कांपते हुए खामोशी से उठते हैं और उसकी तरफ बढ़ते हैं। हर एक कदम ऐसा लग रहे होते हैं जैसे सदियों साल का सफ़र होता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि ये तो कोई और नहीं है, ये सेन ही होते हैं। जैसे ही वो पास पहुंचते हैं, वो देखती है ये कोई और नहीं, ये सेन ही होते हैं। उसकी आंखों में ना गुस्सा होता है, ना दुख होता है, बस एक अजीब सी खामोशी होते हैं। हीवांग बिना कुछ सोचे उसे ज़ोर से अपने सीने से हग कर लेते हैं, वो भी टाइटली। वो इतना ज़ोर से पकड़ते हैं जैसे अगर छोड़ दिया जाए तो वो फिर से अगर गायब हो जाएगी तो, या कहीं और भाग जाएगी तो। और उसके बाद हीवांग एकदम से ना बहुत ज़ोर से रोते हैं और वो चीख के कहते हैं, सेन तुमने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हें एक बार भी मेरे लिए ख्याल नहीं आए? पर सेन की आवाज़ एकदम धीमी हो गई थी। सेन कोई टूटी हुई कांच हो वैसे लग रही थी। वो बोलती है, हीवांग मैं तो ख़त्म हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ में अब क्या ही बचा है? ना मेरा पहचान बची, ना मेरा परफ्यूम होने का आर्टिस्ट बची, ना मेरा सेंस में कुछ स्मेल बची। सब चला गया मेरी ज़िंदगी से। मैं अब सेन नहीं रही। मैं बस एक बीमारी लड़की हूँ जो तुम्हारे रास्ते का कांटा हो एक। दोस्तों ये सुनकर हीवांग का दिल एकदम पूरा टूट जाते हैं। वो उसके चेहरे अपने हाथों में ले लेते हैं और उसकी आंखों में देखकर कहते हैं, पागल लड़की तुम क्या कहने लग गई हो? मैं तुमसे इसीलिए प्यार करता हूँ कि क्योंकि तुम एक परफ्यूमर हो, इसलिए? तुम एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट हो इसलिए? नहीं सैन, मैं तुमसे तुम्हें प्यार करता हूँ, बल्कि ये नहीं कि तुम एक परफ्यूमर हो, बहुत बड़ा आर्टिस्ट हो इसलिए। अगर दुनिया की सारी खुशबू ख़त्म हो जाए तभी मेरे सांसों में सिर्फ तुम्हारे ही महक रहेंगे और मैं तुमको ही प्यार करते रहूँगा। और यही दोस्तों सुकून की वो पल झलक थी जहाँ दो टूटे हुए दिल एक दूसरे से जोड़ रहे थे। हीवांग उसे बारिश में उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ ले जाते हैं। वो उसे अपना कोट से ढक भी देते हैं जैसे वो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ हो। सेन जो अब तक मौत के बारे में सोच रही थी, पहली बार हीवांग के सीने से लगाकर सुकून की सांस लेती है जो वो पूरी लाइफ टाइम नहीं ले पाई थी। उसे एहसास हो जाते हैं कि चाहे पूरी दुनिया उसे छोड़ भी दे, चाहे उसकी काबिलियत भी चला जाए ना कि उसकी लाइफ में, पर ये एक लड़का है जो उसे अंधेरे में उसके साथ खड़े रहेंगे। दोस्तों ये सीन सिर्फ एक मिलन नहीं होता है, ये एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होते हैं। हीवांग का वो जुनून, वो अविशियंस अब एक सच्चा प्यार में बदल जाते हैं। दोस्तों उसके बाद दिखाए जाते हैं हीवांग है जो पहले सिर्फ हुक्म देने जानते थे, जो लोग को अपना पैरों के जूते समझते थे, पर आज उसकी आंखों में नींद नहीं आते हैं। उसने 2 दिन से अपना कपड़े नहीं बदले होते हैं। वो बिलियनरी नाइन मास्टर आज एक मामूली इंसान की तरह सेन के हाथ थामे बैठे थे। डॉक्टर के पास आकर कहते हैं कि सेन की हालत नाजुक है, उसे बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ साथ इमोशनल ट्रॉमा भी होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा। हीवांग डॉक्टर को कॉलर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, पर इस बार गुस्से में वो नहीं बोलते हैं, बल्कि गिड़गिड़ाते हुए वो कहते हैं, उसे ठीक कर दो, चाहे मेरी पूरी जायदाद ले लो, पर उसे वापस ले आओ। वो जैसी थी अपना नॉर्मल लाइफ पर वैसे उनको बना दो।
अगली सुबह जब सेन की आंखें खुलती है तब वो क्या देखती है, नाइन मास्टर जो कभी किचन के पास नहीं गए होते हैं, वो अपने हाथों से डालियाँ डालियाँ बना रहे होते हैं। वो बड़ी मासूमियत से फूंक मार मार के सेन को खिलाने की कोशिश भी करते हैं। सेन उसे इसी हरकत से देखते हैं और बोलती है, नाइन मास्टर आप ये सब क्यों कर रहे हो? आपका रुतबा, आपका घमंड कहाँ गया है? ही वांग हल्के से मुस्कुराहट देते हैं। उसकी आंखें थकी हुई है पर उसमें एक अजब सी सुकून है। वो कहते हैं, सेन मेरा घमंड उसी दिन नदी में डूब गया था जब मैं तुम्हें खोने का डर महसूस किया था वहाँ पर नदी के किनारे। अब मैं नाइन मास्टर नहीं हूँ, मैं तुम्हारा सिर्फ वो आशिक हूँ जो तुम्हारे हर तकलीफ को अपना मान लिया हो। दोस्तों, ही वांग का बदलाव सिर्फ बातों तक नहीं था। वो हॉस्पिटल में रहकर सेन को केयर करते थे, सेन को वॉशरूम तक ले जाते थे, सेन का हेयर भी ठीक करते थे, उसके गंदे कपड़े खुद चेंज करते थे। जब सेन को डिप्रेशन का दौरा पड़ते थे तब वो उसे बच्चों की तरह सीने से लगाकर लोरी सुनाते थे। वो जियांग के बड़े बड़े बिजनेस डील्स कैंसिल कर देते थे और अपना ऑफिस भी तक नहीं जाते थे, सिर्फ इसीलिए ताकि वो सेन के पास रह सके। व्यूअर्स, यहाँ पर एक मॉरल्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। ये सीन हमें सिखाते हैं कि सच्चा प्यार वो नहीं जो आपको पिंजरे में कैद करे, बल्कि वो है जो आपकी बीमारी और आपकी कमज़ोरियाँ में आपका सहारा बने। ही वांग ने साबित कर दिया कि वो सेन को अपनी प्रॉपर्टी नहीं बल्कि अपनी रूह समझते थे। उसके बाद दोस्तों दिखाए जाते हैं कि कैसे सदियों के इंतज़ार ख़त्म होते हैं और कैसे दो भटकी हुई लवर्स एक दूसरे में समा जाते हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद ही वांग सेन को अपनी पुरानी घर नहीं बल्कि समुंदर के किनारे बने हुए एक खूबसूरत वुडन हाउस में लेके चले जाते हैं। मौसम एकदम सुहाना होते हैं, हल्का बादल है और समुंदर की ठंडी लहरें किनारे तक ठहर जाते हैं। सेन अब भी थोड़ी खामोशी होते हैं, उसके चेहरे पर अब वो पुरानी खामोशी की निशान नहीं होती है, पर उसकी आंखों में अब मौत का डर भी नहीं होती है, बल्कि एक अजब सा सुकून होते हैं। दोस्तों, यहाँ हम देखते हैं कि ही वांग के एक अलग ही चेहरा आते हैं। अब वो नाइन मास्टर वाला सूट बूट पहनता हुआ बल्कि एक साधारण सा सफ़ेद शर्ट में रहता हुआ एक इंसान होते हैं। वो सेन के हाथ पकड़ के उसे समुंदर के किनारे लेके चले जाते हैं, गीले रेत पर चलने के लिए लेके चले जाते हैं। वो दोनों घंटों तक कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे के साथ महसूस करते हैं। व्यूअर्स, ये वही इंसान होते हैं जो कभी किसी के लिए एक सेकंड नहीं रुकता था, पर आज वो सेन के लड़कते हुए कदमों के साथ अपनी रफ्तार धीमी कर लेते हैं। दोस्तों, आज हम उस पर्दे को उठाएंगे जो ही वांग के सख्त चेहरे के पीछे जो छुपा हुआ राज होते हैं, मतलब जो वो खड़ूस बन के जो घूमते फिरता है, उसका राज हम देखेंगे कि उसका ये होने का पीछे कारण क्या है। रात का सन्नाटा होते हैं, सिर्फ समुंदर की लहरें की आवाज़ आ रहे होते हैं। ही वांग और सेन आगे पास बैठते हैं। सेन की आंखों में सवाल होते हैं, आखिर नाइन मास्टर जैसे पत्थर दिल इंसान मेरे लिए इतना कैसे बदल गया। ही वांग अपना आंखें बंद कर लेते हैं और सदियों पुरानी यादों में खो जाते हैं। वो बताते हैं कि दोस्तों, उसने बचपन से ही कभी प्यार नहीं देखा था। उसके पिताजी के गुजर जाने के बाद उसके ग्रैंडफादर ने उसे इतना सख्त और डिसिप्लिन में रखा था कि वो एक रोबोट बन गया था। उसके अंदर कुछ फीलिंग ही नहीं था, प्यार तो दूर का बात है। उसे लगता था कि दुनिया में सिर्फ ताकत और पैसा ही सब कुछ होते हैं, और प्यार ये सब सिर्फ अटैचमेंट होते हैं, ये सब कुछ होते नहीं हैं। उसके बाद दिखाए जाते हैं, ही वांग बताते हैं कि जब वो 19 साल का था, वो अंदर से बहुत खाली महसूस कर रहा था। एक बार वो भटकते हुए जीजियांग के एक पुराने पहाड़ पर बने मंदिर में चले जाते हैं घूमने के लिए, और वहाँ चारों तरफ धुआं था और घंटियों की गूंज थी। ही वांग ने वहाँ एक बुद्धिस्ट साधु को देखा जो उसे देखकर मुस्कुराया। ही वांग ने उस दिन मंदिर में एक दिया जलाए और एक ऐसी मन्नत मांगी जो किसी ने सोचा भी नहीं था।
दोस्तों, उसने अपने लिए कामयाबी नहीं मांगी, उसने पैसा नहीं मांगा, उसने प्रार्थना की कि हे ईश्वर, अगर इस दुनिया में कोई ऐसी लड़की है जो मेरे ही तरह अकेली है, जिसे उसे अपनों ने छोड़ दिया हो और जो दर्द के अंधेरे में है, तो मुझे उसके लायक बना दीजिएगा। मुझे इतनी ताकत देना आप कि मैं उनका ढाल बन सकूं, उनका लाइफ में जो भी सिचुएशन हो मैं उसके साथ खड़े रहूं। दोस्तों, ये सुनकर सैन की रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो सोचती है कि जब वो ऑर्फनेज में रो रही थी तब कोई उसके लिए इतनी दूर से उसके लिए मन्नतें मांग रहे हैं। ही वांग आगे बताते हैं कि उस मन्नत के बाद से उसे हर रात एक लड़की के रोने की आवाज़ सुनाई देते थे। उसके एक चेहरे दिखाई देते थे जो धुंधला था, पर उसके महसूस होते थे कि वो लड़की कहीं तड़प रही है। 10 साल तक ही वांग ने उसे अजनबी लड़की के लिए इंतज़ार तक किए, पूरा बचपन गुजार दिए सिंगल होके, पूरा टीनेजर एज गुजार दिए कि उस लड़की के आने के लिए। और फिर दोस्तों, वो दिन आ गए जब सैन उस बार पर पहली बार उसके सामने आई और उससे मुलाकात हुई। ही वांग कहते हैं, सैन, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे परफ्यूमर की महक नहीं आई, बल्कि मुझे वही मंदिर की घंटियों की सुनाई दी। मैंने जान लिया था कि तुम वही हो जिसे मैंने 19 साल की उम्र में मांगा था मन्नत में। इसीलिए दोस्तों, वो इतना ऑब्सेसिव हो गया था, इतना पॉजिटिव हो गया था, क्योंकि वो उसे फिर से खोना नहीं चाहता था। इसीलिए दोस्तों, वो इतना पॉजिटिव हो गया था क्योंकि वो उसे फिर से खोना नहीं चाहता था अपना लाइफ में। उसका तरीका गलत था उसे प्यार करने का, पर उसकी मन्नत सच थी। ये सुनने के बाद सैन की आंखों से आंसू गिरने लगी। उसे एहसास हो गया कि किस्मत ने उसे आज नहीं बल्कि 10 साल पहले ही जोड़ दिया था उन दोनों को। ही वांग उसके हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, सैन, तुम्हारी बहन सुवान को मैं नहीं बचा सका, पर मैं तुम्हें कभी टूटने नहीं दूंगा। ये तुमसे मेरा वादा है। मेरा मन्नत आज पूरा सक्सेस हो गया। दोस्तों, ये सीन हमें सिखाते हैं और हमें बताते हैं कि प्यार सिर्फ एक तरफा के नहीं होते हैं, यह दुआओं का असर होता है। ही वांग ने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ हो तो भगवान आपको सही इंसान से ज़रूर मिलवा ही देते हैं अपना लाइफ में। बस अपना नीयत साफ रखना चाहिए। तो व्यूअर्स, क्या आपको भी लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसे होते हैं जो हमारे लिए कहीं दुआ मांग रहे हैं? इसीलिए ना हम लोग इतना सालों तक सिंगल है। बस वो खुद भी नहीं हो रहा है अपना, और किसी को होने भी नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वाला ड्रामा कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर कमेंट पर बताइए। और ऐसे ही ड्रामा देखने के लिए कुसुम केसी ड्रामा हिंदी एक्सप्लेनेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं दूसरे ड्रामा पर।